इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 अध्याय 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति भाग 2, जिसमें हम पढ़ेंगे आज यूरोप में समाजवाद का आना। यूरोप में समाजवाद कब आई और वह किस तरह परंपरागत प्रचलन में उसको शामिल कर लिया गया। इसके पहले का फीडबैक आप कमेंट में दे सकते हो। समाज के पुनः गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि, मतलब एक समाज का फिर से उसको बनाना, फिर से उसको रचना, सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद ही थी। और यह सब समाजवाद के वजह से ही होता है। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था। कितना में? 19वीं सदी के मध्य तक। कब? 1950 तक आते आते उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। बहुत लोग उससे जुड़ रहे थे। समाजवादी निजी संपत्ति के उनके विरोधी थे, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। किसी की निजी संपत्ति नहीं होगा। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है। वे ऐसा क्यों मानते थे? उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है, जिससे दूसरों के रोजगार भी मिलते हैं, जिससे दूसरों को वो लोग रोजगार भी दे सकते हैं, अपना पैसा कमा भी सकते हैं, रुपया कमाते हैं। लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब रहता है। जितने भी संपत्तिधारी लोग हैं, व्यक्ति हैं, अमीर लोग हैं, उनको अपने फायदे से ही मतलब रहता है। किसान, गरीब, लेबर, मजदूरा मर रहा है, जी रहा है, खा रहा है कि नहीं खा रहा है, उससे उन लोगों को कोई लेना देना ही नहीं है। उनको केवल अपने से मतलब है। इसलिए समाजवाद बोलता था कि हमको ये चीज नहीं चाहिए। वह उनके बारे में नहीं सोचता जो उसकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं, और वे उस इंसान के बारे में, व्यक्ति के बारे में, लोगों के बारे में, समाज के बारे में नहीं सोचते हैं, जो उनको बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान देते हैं, अपने जान प्राण सब लेकर, मेहनत वगैरह सब कर कर। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो, तो पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है। समाजवादी इस तरह का बदलाव चाहते थे। समाजवादी चाहते थे कि ऐसा ही बदलाव हो, संपत्ति हर किसी में बराबर बांट दिया जाए। इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। क्या चलाया? बहुत बड़े पैमाने पर अभियान चलाया कि हम क्या क्या कर सकते हैं। कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है? समाजवादी समाज का आधार क्या होगा? ये सवाल अपने आप से पूछना जरूर। कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है? कोई भी एरिया, मतलब कोई भी एक तरह से लोगों का झुंड हो गया, संगठन, वो बिना पैसा का खाएंगे पिएंगे क्या? समाजवादी समाज का आधार क्या है, और समाजवादी समाज का आधार मतलब वो क्यों बनाना चाहते थे? इसके बारे में आप खुद से लिखो, इसके तो ही आएगा लिखने सीखने को। समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। मतलब उनके पास भविष्य की एक अलग ही कल्पना थी, अलग ही सोचते थे वो। कुछ समाजवादियों को कॉर्पोरेट यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। वो लोग चाहते थे कॉर्पोरेट में वो लोग सब एक तरह से जुड़ जाए, मतलब फैक्ट्रियों और बिजनेस उद्योगों में सब कोई उसमें लगा रहे और अपने उन्नति के लिए आगे बढ़े। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन 1791 से 1898, इनका जन्म 1791 से मृत्यु 1858 में, ने इंडियाना अमेरिका में नया समन्वय, जिसको बोलते थे न्यू हार्मोनी के नाम से, एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया। और एक नया समुदाय की रचना ही ये बनाने के लिए सोच लिया। क्या नाम था? न्यू हार्मोनी। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक
खेत नहीं बनाए जा सकते। और समाजवादी के मानने की वजह से केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े पैमाने के खेती जितना भी होता है उसको सामूहिक खेती नहीं बनाया जा सकता है। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई ब्लॉक 1813 से 1882 चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह, मतलब जितने भी पूंजीवादी अमीर कंपनी चलाने वाले, तो उनके जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। एक तरह से सामूहिक एक झुंड को तैयार करे और उसको खर्चा पानी दे और एक नया उद्यम का तैयारी कराए। आज भी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। कोई भी देश होगा वहां पर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक मीटिंग होता है जहां पर एक से एक बड़े बड़े उद्योगपति वहां पर जाते हैं और उन सारे उद्योगपति का एक लीडर होता है जो सबसे अमीर होता है। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे ऐसे लोगों के समूह थे जो एक साथ मिलकर चीजें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। मतलब जो जितना काम करता था उसके अनुसार उसको बांट दिया जाता था, जितना पैसा होता था उसमें। यह देखो क्रियाकलाप। निजी संपत्ति के बारे में पूंजीवादी समाजवादी विचारधारा के बीच दो अंतर बताएं। पूंजीवादी और समाजवादी के बीच के विचारधारा को दो अंतर बताने का है। कार्ल मार्क्स 1818 से 1882 और फ्रेडरिक एंगेल्स 1820 से 1895 ने इस दिशा में कई नए तर्क पेश किए। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज, जितने भी औद्योगिक समाज है, कंपनी वाले पूंजीवादी समाज हैं। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है। सारे पूंजीपतियों का स्वामित्व था। पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति जिस तरह चल रहा है इसी तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। ऐसे ही पूंजीवादी अपने पूंजी को अपने लिए इस्तेमाल करते रहेंगे, सारे पूंजी को अपने लिए सहेजते रहेंगे, तो इससे मजदूरों की स्थिति नहीं सुधरने वाली। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवादी और निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। और अपनी स्थिति सुधारनी है तो पूंजीवादियों और निजी संपत्ति वाले शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा। मतलब एक पूंजीवादियों का जो शोषण चल रहा था सारे गरीबों पे, उससे आजाद होना है, उससे मजदूरों को आजाद होना है। तो एक अलग प्रकार के समाज में मतलब औपचारिक उठना चाहिए, एक तरह से आंदोलन उठना चाहिए, अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा। एक अलग ही समाज बनाना चाहता था और एक अलग ही समाज बनाना होगा जिनमें सारे संपत्ति पर पूरे समाज का, जितनी भी संपत्ति है पूरे समाज का, यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा, केवल सामाजिक स्वामित्व रहेगा। उन्होंने भविष्य के इस समाज को समयवादी, जिसको बोलते थे कम्युनिटीज समाज का नाम दिया। कम्युनिटीज इसको बोलते थे कम्युनिटीज सोसाइटी, इसके नाम से जाना जाता था। मार्क को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अत्यंत मजदूरों की होगी। अंततः मजदूरों की ही जीत वहां पे होने वाली है, क्योंकि अंत में मजदूर ही जीतने वाले हैं, ऐसा विश्वास था मार्क्स को। उनकी राय में कम्युनिटीज समाज ही भविष्य का समाज होगा, और उसके राय में यही था कि कम्युनिटीज समाज जो है वही भविष्य का समाज हो, बाकी नहीं। 1.4
समाजवाद के लिए समर्थन, और समाजवाद के लिए कौन कौन समर्थन में था, कौन कौन विरोध में था। इसके पहले मैं चित्र 2 बता दूं। यह पेरिस कम्यून 1871 का एक चित्र है। इस चित्र में मार्च और मई 1871 के बीच हुई जन विरोध को दर्शाया गया है। यह ऐसा दौर था जब पेरिस की नगर परिषद, जिसको बोलते थे कम्यून, पर मजदूरों, आम लोगों, पेशेवरों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को लेकर बनाई गई जन सरकार ने कब्जा कर लिया था। यह उथल पुथल फ्रांसीसी सरकार की नीतियों के प्रति बढ़ते असंतोष के कारण पैदा हुई थी। यद्यपि पेरिस कम्यून को अंततः सरकारी टुकड़ियों ने कुचल डाला, लेकिन दुनिया भर के समाजवादियों ने समाजवादी क्रांति की पूर्व पट्टिका के रूप में इसका जमकर जश्न मनाया, एकदम खुलकर जश्न मनाया। पेरिस कम्युनिटीज को 2 और चीजों की वजह से आज भी याद रखा जाता है। एक, मजदूरों के लाल झंडे का उदय इसी घटना से हुआ था। कम्युनाडो, जिसको बोलते थे क्रांतिकारियों, ने अपने लिए यही झंडा चुना था। 2, मार्सेस के लिए यह इस घटना के बाद पेरिस कम्यून और मुक्ति संघर्ष का प्रतीक बन गया लाल झंडा। उल्लेखनीय है कि इस गीत को मूलतः 1792 में युद्ध गीत के नाम से भी रूप में लिखा गया था, और ये लंदन की है। सैजना लंदन न्यूज 1871 में यह छपी थी। ये चित्र देख कर आप समझ सकते हैं। अब यहां पर देखिए समाजवाद के लिए समर्थन। 1870 के दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए, एक समानता लाने के लिए, समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। और ये लोग एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी जिसका नाम था द्वितीय इंटरनेशनल। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपने जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया था। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष स्थापित किए और काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसको बोलते थे SPD, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन संगठनों के काफी गहरे रिश्ते थे और ये लोग उन संगठनों के साथ बहुत ज्यादा रिश्ते निभाते थे। संसदीय चुनाव में वे पार्टी की मदद भी करते थे और वे लोग संसद के चुनावों में मदद भी करते थे। कौन? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी वाले। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। लेबर पार्टी के नाम से उन लोगों का अलग पार्टी चलता था 1905 में। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसे ही एक पार्टी का गठन किया गया। किस तरह? ऐसा ही एक पार्टी का गठन किया गया, लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे और उनके प्रतिनिधि जितने भी थे लेबर पार्टी के, वे बहुत तेजी से जीतते आ रहे थे और बहुत ज्यादा वोटों से जीतते थे, क्योंकि जीतना तो था ही। उन्होंने कानून बनाने में भी अहम भूमिका निभाई, मगर सरकारों में रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकलों का ही दबदबा बना रहा। रूढ़िवादी, इनका भी अलग विचार, उदारवादी का भी अलग विचार और रेडिकल वालों का, इन तीनों का ही दबदबा बना रहता था हमेशा। क्योंकि इनको खत्म कैसे कर सकते हैं? खत्म करने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। खत्म तो होंगे ही।
अब देखो ऊपर हमने पढ़ लिया समाजवाद, यूरोप में समाजवाद। अब रूसी क्रांति, अब रूसी क्रांति के बाद यहां से पढ़ेंगे। यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक रूस में यह समीकरण उलट गया। रूस में यह सारा समीकरण उलट गया। 1917 के अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। समाजवादी उस समय कब्जा कर लिया। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति का नाम से जाना जाता है, और यही अक्टूबर के नाम से ही अक्टूबर क्रांति के नाम से इसको जाना जाता है। ऐसा कैसे हुआ? क्रांति के समय रूस के सामाजिक और राजनीतिक हालात कैसे थे? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आइए क्रांति से कुछ साल पहले की स्थिति पर नजर डालते हैं। रूसी साम्राज्य 1914, ठीक है, कुछ साल पहले मतलब 3 साल पहले लाकर बता रहा है। 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोल II का शासन था। जार मतलब होता है राजा, ठीक है। राजा निकोल द्वितीय का शासन था रूस पे। ये चित्र देखो, चित्र 3, सेंट पीटर्सबर्ग स्थित विंटर पैलेस के व्हाइट हॉल में जार निकोल्स II, यही जार निकोल्स द्वितीय है, वहां का राजा। ये 1900 का फोटो बना हुआ है, जिनका जन्म हुआ 1847 में और मृत्यु 1932 में। लेकिन ये जन्म की बात नहीं हो रही है। अर्नेस्ट लिपगार्ड 1847 से 32 इसके द्वारा चित्र बनाया गया था। लेकिन ये चित्र एक तरफ से ये केवल एक का था, राजा निकोल्स द्वितीय का। मॉस्को के आसपास पढ़ने वाले भू क्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, आज इसको बोलते हैं फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया तथा पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी समाज के अंग थे। ये सब रूसी समाज के अंग थे। कौन कौन? फिनलैंड, लताविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया तथा पोलैंड, और उसके बाद से यूक्रेन और बेलारूस। ये सब समझ लो कि रूस का ही अंग था। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था, और ये राज्य जो था प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। और आज के मध्य एशिया जो है, मध्य एशिया राजाओं के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया और अरबैजान भी इस साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। ये 3 देश भी रूसी समाज के अंदर में आते थे। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से, वहां पर चर्च को मानते थे। चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत। किसको? ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत। ये आप देख सकते हैं। लाल वाले का मतलब है केंद्रीय शक्ति। जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, फिर से बुलाविया, ये सब रूस का हिस्सा था। आज की बात अलग समझ लो। मानचित्र में रूसी साम्राज्य और पहले महायुद्ध में शामिल यूरोपीय देशों को दर्शाया गया, और वो जितने भी समाजवादी थे वो बहुमत में थे। लेकिन इस साम्राज्य के तहत, जो भी साम्राज्य था उसके तहत रहने वालों में एक कैथलिक थे, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बुद्ध भी शामिल थे। मतलब उस समाज में कैथलिक भी थे, प्रोटेस्ट मुस्लिम भी थे और बौद्ध भी शामिल थे। अगला हमारा टॉपिक है अर्थव्यवस्था और समाज, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे भाग 3 में। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि ये हमको डाउट है। आपको जो भी डाउट होगा उसको क्लियर कर दिया जाएगा। ओके, विदिन 24 आवर में आपको रिप्लाई मिल जाएंगे। जो भी आपके
कमेंट के अनुसार आपकी जो भी सॉल्यूशन होगा आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।